नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 मिनट्स 10 MCQs ऑफ द डे सीरीज का पार्ट 12 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 11 कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बाकी सारे पार्ट भी देखिए। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन जब ग्रे कलर का हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन और MCQs आप इंस्टा और फेसबुक की स्टोरी में चेक कर सकते हैं। MCQs पर डे डाले जा रहे हैं जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा शार्प करेंगे। ओके, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी विथ नीलम एप्लीकेशन भी प्राप्त हो जाएगी, जिससे हमारे प्रीवियस वीडियो और हमारे जो नए कोर्स हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? क्यों है ये चर्चा में? सबसे पहले आपको चर्चा में पता होना चाहिए क्यों है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो परिषद है, यहाँ पर क्या दिया गया है? भाषण दिया गया है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है। ये यूनेस्को का ही एक अनुभागी अंग है। ओके, तो क्या कितने मेंबर है इसमें? 54। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ से। हाल ही में केरल में सोने की तस्करी के आरोप में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। और फाओ का, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। और जेनेवा में तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा विद्युत रोजगार पोर्टल का संबंध है किस क्षेत्र से? आपको बताना है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार, विद्युत क्षेत्र में नवीन पाठ्यक्रम, रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऊर्जा क्षेत्र में जो लोग प्रशिक्षित हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विद्युत रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो इस क्षेत्र में ही नौकरियां प्राप्त कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि तक सभी भारतवासियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की बात कही है? तो ये कब तक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे सभी को? वर्ष 2022 तक। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं आप लोगों को हर दिन मॉर्निंग करंट अफेयर्स में या इवनिंग 10 मिनट 10 MCQs में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य बता रही हूँ। तो आप ये मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से आएगा ही कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कब तक का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया कीजिए। ओके, तो भारत सरकार कब तक सभी को आवास उपलब्ध करा देगी? वर्ष 2022 तक ये बात कही गई है। रेलवे के किन 4 रेलवे स्टेशनों को PPP मॉडल, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, इसमें क्या होता है? ठेका दिया जाता है प्राइवेट कंपनी को और फिर इन दोनों के बीच में क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सरकार क्या दे देती है? इस प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देती है और ये फिर सरकार को एक तय समय सीमा में उस कार्य को या उस निर्माण कार्य को कर देती है। ओके, ये डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे जो ठेके दिए जाते हैं गलत तरीके से और जो निर्माण कार्य होता है बाद में वो ध्वस्त हो जाते हैं, पुल हो, सड़क हो, कोई भी चीज़ हो, तो उससे एक जो मॉडल है इससे क्या होगा? इस तरीके की घटनाओं से हम बचेंगे। क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र के ही ठेके लेते हैं वो लोग बहुत बार
99% बार उसमें क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, जिससे आप लोग देख रहे होंगे अभी बिहार में बाढ़ आई है तो सरकार ने जो 264 करोड़ रुपए के पुल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, वो सभी क्या होते जा रहे हैं, पानी के साथ बहते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, निर्माण कार्य में क्या हुई है, कमी रही है। तो ये पीपीपी मॉडल बहुत अच्छा माना जाता है निर्माण करने के लिए। तो देखिए यहाँ हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं, इन रेलवे स्टेशनों को क्या करना है, रीडेवलप करना है। तो इसके लिए क्या निकालिए, निविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है। ओके, तो किन 4 स्टेशनों को किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए और बी दोनों, नागपुर साबरमती, ग्वालियर अमृतसर, इन 4 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा असीम कोविड-19 में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला यह पोर्टल किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। असीम का फुल फॉर्म मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि असीम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर असीम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इस असीम पोर्टल का निर्माण किसके द्वारा किया गया, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, NSDC भी बोला जाता है इसे, या फिर बेटर प्लस के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। इन दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर असीम का निर्माण किया है कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन करें। सही, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून आ चुका है। इससे पहले कब आया था उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, अगर आप MBPSC या UPSC या UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका नीति निर्माण में कुछ दिए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, जो स्पेशली MP से हैं उन लोगों को तो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था पहली बार। चलिए यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ, 1986 में आया था पहली बार, और उसके बाद इसमें संशोधन करके नया कानून इसे लागू किया गया है। कानून का नाम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। लागू कब से हुआ है, तो ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से देश भर में लागू हो गया है। ओके, इसकी स्थापना, नेक्स्ट पॉइंट है, PCP की स्थापना की गई। PCCP का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना इस कानून के तहत ही की गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के साथ समझौते के द्वारा भारत के कार्यरत स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए, हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है कि भाई जैसे कोविड-19 के समय क्या हुआ, विश्व स्तर पर कच्चे तेल के जो प्राइस थे उनमें गिरावट आई, लेकिन इस गिरावट का फायदा हम बहुत बड़े स्तर पर नहीं उठा पाए। जब कोई चीज़ सस्ती होती है, जैसे मैं जनरली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्याज का, हम लोग क्या करते हैं, प्याज सस्ती होती है तो उसे ज़्यादा लेकर घरों में रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम उसे अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती वो लोग रख पाते हैं क्या, नहीं रख पाते हैं। तो यही सेम कंडीशन अभी हमारे साथ बनी कि जो ऑयल है उसके प्राइस क्या हुए, कम हुए। अभी महामारी है, प्राइस कम हो गए। अब महामारी में जैसे इतनी बड़ी महामारी होती है कि तेल वगैरह भी आयात निर्यात नहीं हो पाता, या फिर किसी देश से युद्ध छिड़ गया है और यहाँ जहाँ से हमारे कच्चा तेल आ रहा है उसी बंदरगाह या उन्हीं रास्तों को बंद कर दिया गया है, तो फिर देश के सामने क्या आती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का क्षेत्र आपके पास होना चाहिए। तो हमने अमेरिका से ये समझौता किया है, अब हमारा जो तेल होगा वो कहाँ संरक्षित होगा, अमेरिका में संरक्षित होगा। जब हमें ज़रूरत होगी तो वो अमेरिका हमें प्रोवाइड कराएगा। उसके अतिरिक्त भी हमारे पास कहाँ पर है, तो वो ऑयल क्षेत्र हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ओके, जो कार्यरत स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये है विशाखापट्टनम और मंगलूर और पुदुर कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। ओके, ये 3 क्षेत्र हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। और मंगला क्षेत्र कहाँ पर है, ये पेट्रोलियम, ये है राजस्थान में। और अंकलेश्वर ये कहाँ पर है, यहाँ से उत्खनन होता है ऑयल का। तो ये दोनों क्षेत्र हैं आपके, ये है गुजरात में और ये है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इबोला वायरस के संक्रमण किस देश में हो रहे हैं। ओके, इबोला जो संक्रमण होता है वो किससे होता है, इबोला वायरस की वजह से ही होता है। तो ये कहाँ देखे जा रहे हैं इसके संक्रमण, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ पर,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। और कोरोना वायरस जैसे लक्षणों वाली एक और महामारी किस देश में हो रही है? तो ये मैंने आपको लास्ट वीक ही पढ़ाया था, कजाकिस्तान में हो रही है, जहां पर 1850 के समथिंग लोग इससे क्या हैं, प्रभावित हैं, और लगभग 650 लोगों की अभी उस अज्ञात बीमारी जिसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं मृत्यु हो गई है। ओके, तो ये सारी चीजों को कनेक्ट कर लिया कीजिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अनुसार भारत 450 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा में, किस क्षेत्र में हमने 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है? अक्षय ऊर्जा। क्या होती है अक्षय ऊर्जा? जो हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी जो संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, ये सभी क्या कहलाते हैं? अक्षय ऊर्जा कहलाती है, जो इसका कभी भी क्षरण नहीं होगा। सूर्य कभी समाप्त होगा क्या? नहीं। हवा कभी समाप्त होगी? नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? अक्षय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। तो हम इसमें 450 गीगावाट उत्पादन कब तक प्राप्त कर लेंगे? कब तक का लक्ष्य रखा गया? तो ये है वर्ष 2023। देखिए यहाँ पर हमने 2 ईयर डिस्कस करें। 2022 में भारत सभी देश के नागरिकों को आवास उपलब्ध करा देगा, और 2030 में हम अक्षय ऊर्जा में 450 गीगावाट का उत्पादन कर चुके होंगे। ये हमारे लक्ष्य हैं। ओके, याद रखिएगा अच्छे से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हाल ही में मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में चर्चा पश्चात क्रमशः किन राज्यों में मातृ मृत्यु दर निचले स्तर पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पर मातृ मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है। कहाँ कहाँ पर? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य आपको याद रखना है। एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। अब मेरी जितनी भी वीडियो आया करेंगी मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ। आज आप लोग आंसर कीजिए या मत कीजिए, मैं उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे जरूर डालूंगी, और उसके 12 घंटों के बाद उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाया करेगा। लेकिन उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग आंसर करें। आप लोग आंसर करिए, करने से डरिए मत। आप लोग या तो सीखोगे या नहीं पता होगा, और या पता होगा तो आपका वो नॉलेज मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप डरोगे कि नहीं बताना है, सब लोग देखेंगे, गलत हो जाएगा, क्या होगा, तो फिर ये डर आपका एग्जाम्स में भी वैसे ही रहेगा। जब आप टिक करते हो क्वेश्चन तब भी आपको डाउट होता है ये सही होगा या वो सही होगा। इसलिए इस डर को निकालने के लिए आंसर जरूर करा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज 12 घंटों के बाद, 12 आवर्स के बाद मैं वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दिया करूंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।